जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं और अब वहां से एक बड़ी अपडेट आई है रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। बताया जा रहा है कि फ्रांस इस बात को लेकर भारत को आश्वासन दे रहा है कि भविष्य के रफाल फाइटर जेट्स में राफेल F5 की कई एडवांस क्षमताएं भारत को दी जा सकती है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सपोर्ट सिस्टम और कटिंग एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय पायलट्स को युद्ध के दौरान केवल दुश्मनों पर नजर नहीं रखनी होगी, बल्कि एयरक्राफ्ट का AI सिस्टम बड़ी मात्रा में आने वाले सेंसर डेटा का विश्लेषण करके खतरों को पहचानेगा और कार्रवाई यानी कि एक्शन के सुझाव भी देगा पायलट्स को, जिससे कि पायलट का जो वर्कलोड है वो कम होगा और रेस्पॉन्स की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों ये जो नई सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, इसके जरिए राफेल फाइटर जेट अन्य एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, रडार नेटवर्क और कमांड सेंटर से लगातार जुड़े रहेंगे, जिससे कि युद्ध क्षेत्र की जानकारी रियल टाइम में शेयर की जा सकती है और ज्वाइंट ऑपरेशंस ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत को इन टेक्नोलॉजीज का कितना रियल ट्रांसफर मिलेगा, और यदि AI, एवियोनिक्स और डेटा लिंक टेक्नोलॉजी इसका भारत को फ्रांस सही से ट्रांसफर करता है इनकी टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली भारत इनका इस्तेमाल AMCA और भविष्य के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में कर सकता है। लेकिन अगर भारत केवल एक यूजर के तौर पर यहाँ पर रह गया तो आप समझिए दोस्तों, हमें इसके स्ट्रैटेजिक लाभ जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड मिलेंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन की शर्त इस डील की पूरी सफलता तय करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों राफेल F5 की टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना को 6th जनरेशन के फाइटर जेट की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण पुल का काम कर सकती है। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बात दोस्तों अब काफी एडवांस लेवल पर हो गई है और आप सबको मालूम है कि भारत रफाल के अलावा और कोई एयरक्राफ्ट चुनेगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने हेलिना मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। ये मिसाइल दोस्तों दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को सटीक निशाना बना सकती है। लेकिन दोस्तों असली खबर मिसाइल की नहीं है, बल्कि अगले 6 महीनों में प्रचंड को पूरी तरह स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मिलने वाला है, जो कि दुश्मन के रडार, लेजर और आने वाली मिसाइलों की चेतावनी देगा। मतलब प्रचंड के लिए भारत स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तैयार कर रहा है, जिसमें कि रडार वार्निंग रिसीवर होगा, लेजर वार्निंग रिसीवर होगा और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी शामिल होंगे। इवन दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर में भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी भी जोड़ी जाएगी जो दुश्मन की मिसाइलों को भटका सकेगी। हालांकि अभी कुछ परीक्षण होने बाकी हैं और पूरी क्षमता 2028 तक ही मिल पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारत अब हेलीकॉप्टर के साथ उसके हथियार और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें भी खुद तैयार कर रहा है। अगर ये सारी परियोजनाएं दोस्तों तय समय पर पूरी हुई तो प्रचंड दुनिया के सबसे घातक हल्के अटैक हेलीकॉप्टरों में शामिल हो जाएगा। मतलब प्रचंड सिर्फ केवल अब हमला नहीं करेगा, बल्कि दुश्मनों की मिसाइलों से खुद को भी बचाएगा। वहीं भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। ADA ने AMCA के इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी कि IFCC के डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टेंडर जारी किया है। आसान शब्दों में अगर आप समझे तो ये कंप्यूटर एयरक्राफ्ट का यानी कि AMCA का दिमाग होगा, जिससे कि पायलट जो भी कमांड देगा उसे ये समझेगा, विमान को बैलेंस रखेगा और हर सेकंड हजारों फैसले लेना इसी सिस्टम का काम होगा। और AMCA का डिजाइन काफी एडवांस होगा, यानी कि इस कंप्यूटर के बिना विमान को सुरक्षित उड़ाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ADA यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं बनवा रही है, बल्कि उसका डिजाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और फ्लाइट के लिए सर्टिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप कर रही है। इसे दोस्तों आप एक अच्छी प्रोग्रेस समझ सकते हैं, लेकिन चैलेंज भी है यहाँ पर। वो है टाइम पर इन सब का डेवलपमेंट होना, परीक्षण होना और प्रोटोटाइप उड़ानों को पूरा करना, क्योंकि टाइम लिमिटेशन ही हमें हर चीज़ में पीछे कर देती है। और अच्छा खासा उदाहरण आप सबके सामने है, मुझसे ज़्यादा तो आप भी जानते हैं कि भारत की कई डिफेंस परियोजनाएं देरी से चलती हैं। इसलिए अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि भाई हमारा खुद का AMCA तय समय सीमा पर यानी कि तय टाइमलाइन पर आगे बढ़ता है या नहीं। फिर भी ये टेंडर बताता है कि भाई AMCA कागजों पर नहीं है, बल्कि अब रियल डेवलपमेंट फेज में आगे बढ़ चुका है। और हाल ही में आपने उसकी तस्वीर भी देखी थी, जिसमें कि AMCA का प्रोटोटाइप देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत मिशन मोड पर इस फाइटर जेट को बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को एक बड़ी ताकत मिलने वाली है। भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव और HAL के बीच उत्तम आईसा रडार के लिए बातचीत फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। इस रडार को पूरी तरह भारत में डेवलप किया गया है और इसे DRDO की LRD लैब ने तैयार किया है। उत्तम आईसा रडार तेजस फाइटर जेट को दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, मिसाइलों और जो दूसरे टारगेट्स हैं उनको ज़्यादा दूरी से देखने और ट्रैक करने की क्षमता देगा। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का मुकाबला भी बेहतर तरीके से कर सकता है। ये रडार तेजस मार्क 1A के दूसरे बैच के 97 एयरक्राफ्ट में लगाया जाना है। बस यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि
समय पर प्रोडक्शन और डिलीवरी इनकी हो जाए। इसलिए केवल यहाँ पर ऑर्डर मिलना काफ़ी नहीं है चीज़ों का, उनको तय समय पर लगाना भी ज़रूरी होता है और तय समय पर इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। असली सफलता हमें तभी मिलेगी जब उत्तम आईएसआर रडार टाइम पर बड़ी संख्या में हमारे तेजस फाइटर जेट में शामिल हो जाएगा। और अक्सर एक बात कही जाती है, जिसके पास बेहतर रडार होगा वही दुश्मन को पहले देखेगा, और हवाई युद्ध में अक्सर जीत उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देखता है। वहीं पाकिस्तान को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान ने सरगोदा के पास मौजूद जो किराना हिल्स है वहां पर अमेरिकी TPS-77 लॉन्ग रेंज रडार डिप्लॉय कर दिए, और ये रडार काफ़ी एडवांस है, जो कि 450 से 470 किलोमीटर दूर तक की हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इनका काम होगा कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और फाइटर जेट्स का जल्दी पता लगाना। और यहाँ पर जो किराना हिल्स है उसकी हाइट से इन रडार को काफ़ी फायदा मिलेगा, जिससे कि आसपास के बड़े क्षेत्र की निगरानी आसान हो सकती है। ये डिप्लॉयमेंट दोस्तों पाकिस्तान के एयर डिफेंस और अर्ली वार्निंग क्षमता को काफ़ी मजबूत कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल रडार से ही आप सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है, यानी जो असली ताकत है, वो रडार, कमांड नेटवर्क, इंटरसेप्टर मिसाइलें और ऑपरेटरों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि तालमेल है, उस पर निर्भर करता है। और साथ ही मॉडर्न वॉरफेयर में रडार काफ़ी इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्टैंड ऑफ हथियार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन रडारों को भी धोखा दे सकती है। फिर भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किराना हिल्स पर हुए हमले के बाद काफ़ी घबराया हुआ है। यही वजह है कि उसने TPS-77 रडार को डिप्लॉय कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान अपने जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना पहला स्वदेशी ड्रोन इंटरसेप्टर अग्नि स्ट्राइक को पेश किया है। इस सिस्टम का काम होगा दुश्मन के ड्रोन्स को पहचानना, उनका पीछा करना और उन्हें हवा में खत्म करना। हाल ही में इसका सफल प्रदर्शन भारतीय सेना की 97 आर्टिलरी रेजिमेंट के सामने किया गया, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आज की जंग में छोटे और सस्ते ड्रोन काफी चैलेंज बन चुके हैं। ऐसे में अग्नि स्ट्राइक जैसा सिस्टम भारत की डिफेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे बनाने वाली कंपनी दावा कर रही है कि इस सिस्टम GPS जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में भी आसानी से काम कर सकता है, और इवन दुश्मन के FPV ड्रोन, कामिकेजी ड्रोन और UAV को भी रोक सकता है। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस सिस्टम की टेस्टिंग तभी होगी जब यह सिस्टम बड़े पैमाने पर हमारी सेना में शामिल होगा और रियल कंडीशन में अपने आप को साबित करेगा। फिर भी एक बात साफ है कि भारत दोस्तों केवल अब ड्रोन नहीं बना रहा है, बल्कि दुश्मनों के ड्रोन को मार गिराने वाली टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी प्रशु टेक्टिकल डिफेंस ने अपने शिपयार्ड में 15 मीटर लंबे एक नए मैरीटाइम प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी है। इस कंपनी ने दोस्तों पहले से ही विदेशी ग्राहकों के लिए ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल्स तैयार किए हैं, और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर अब ये कंपनी स्वदेशी मैरीटाइम प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रही है। कंपनी ने कहा कि उनका टारगेट सिर्फ जहाज बनाना नहीं है, बल्कि ऑटोनोमस नेविगेशन, मिशन सिस्टम और एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार करना है। और ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को दिखाता है। हालांकि अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये 15 मीटर का प्लेटफॉर्म किस स्पेशल मिशन के लिए बनाया जा रहा है और इसकी फाइनल क्षमताएं क्या होंगी, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये अभी सामने बात नहीं आई है। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाती है, जिस तरीके से भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियाँ केवल अब पुर्जे यानी कि स्पेयर्स बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब अलग अलग डोमेन में बड़े प्रोजेक्ट्स को खुद डेवलप कर रही है। इसके अलावा भारतीय कंपनी स्पीड फॉर डिफेंस ने एक नया स्वदेशी डिकॉय सिस्टम डेवलप किया है। आसान भाषा में बताऊं तो यह सिस्टम दुश्मनों को भ्रमित करने का काम करेगा। यह डिकॉय सिस्टम दोस्तों जो रियल यानी कि असली मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिसाइल सिस्टम्स, व्हीकल्स या ठिकाने जैसे दिखने वाली एक नकली पहचान बनाता है। इतना ही नहीं, ये केवल देखने में ही नहीं बल्कि गर्मी और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के मामले में भी असली टारगेट जैसा दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के ड्रोन हो, सैटेलाइट हो या कोई भी सर्विलांस सिस्टम, वो असली और नकली टारगेट में अंतर करने में काफ़ी दिक्कतें महसूस कर सकता है। और मॉडर्न वॉरफेयर में आपने देखा होगा कि जहां हर चीज ड्रोन, सैटेलाइट और सटीक मिसाइलों पर डिपेंडेंट है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि डिकॉय सिस्टम दुश्मन का टाइम, उनके रिसोर्सेज और उनके हथियारों को बर्बाद भी कर सकते हैं और असली मिलिट्री जो एसेट्स हैं उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की कई बड़ी सेनाएं आज भी युद्ध में धोखे और भ्रम की स्ट्रैटेजी पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि ईरान ने भी किस तरीके से अमेरिका को डिकॉय सिस्टम के जरिए भ्रमित किया था, और भारत भी दोस्तों इसी दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ईरानी तेल की अवैध ढुलाई वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध दर्ज कराया,
क्योंकि इन अमेरिकन ने हमारे 3 भारतीय नाविकों को मार दिया। इवन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ साफ तौर पर कहा कि कमर्शियल जहाजों पर ऐसी घातक कार्रवाई को अब आगे सही नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अमेरिका यहाँ पर अपना बचाव करते हुए कह रहा है कि वही उन्होंने जिन जहाज़ों को टारगेट किया था उन्होंने अमेरिका के निर्देशों का पालन ही नहीं किया। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात अमेरिका यहाँ पर कह रहा है। इवन अमेरिका का झूठ कुछ जो शिप मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं वो खोल कर रख देती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कोई चेतावनी दी ही नहीं थी उनको, और यही पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि अगर चेतावनी दी गई होती तो ऐसे में ये घातक हमला करना ज़रूरी था, और अगर चेतावनी नहीं भी दी गई थी तो नागरिक नाविकों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब यहाँ पर भारत के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब देश में हर कोई भारत सरकार की इस बात का विरोध कर रहा है कि भाई आपने अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। एक तरफ आप अमेरिका के साथ गले मिल रहे हो, दूसरी तरफ अमेरिका हमारे भारतीय लोगों को मार रहा है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात जल्द ही होने वाली है। देखते हैं कि अमेरिका क्या अपनी राय यहाँ पर रखता है। अपनी गलती अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो फिर दोस्तों यहाँ पर टेंशन हो जाएगी। इसके अलावा इसरो को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आप सबको मालूम है कि चंद्रयान 3 की चांद पर जब सफल लैंडिंग हुई थी तो भारत ने इतिहास रच दिया था। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा प्लान बनाया। उस दौरान चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए था, बट अब इसरो एक बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे भविष्य में भारतीय मून लैंडर 100 से 200 दिनों तक काम कर सकेगा। और मून में सबसे बड़ा चैलेंज होता है रात का समय, क्योंकि चांद पर रात के दौरान तापमान -150 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है और सौर ऊर्जा पूरी तरह बंद हो जाती है। इसी वजह से अधिकांश लैंडर चांद की रात को नहीं झेल पाते हैं। बताया जा रहा है कि अगर इसरो इस चैलेंज का सॉल्यूशन खोज लेता है तो भारतीय लैंडर कई चंद्र दिनों और रातों तक वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी जटिल हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक एनर्जी का होना, टेम्परेचर मैनेज करना और इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रखना आसान काम नहीं होता है। फिर भी अगर भारत इस मामले में सफल हो जाता है तो सिर्फ चंद्रयान 3 की उपलब्धि को ये आगे बढ़ाने वाला कदम नहीं होगा, बल्कि चांद पर लॉन्ग टर्म उपस्थिति की दिशा में भी एक बड़ी छलांग होगी भारत की। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने अपनी वर्दी और ड्रेस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। करीब 8 साल बाद हुए इस बदलाव का उद्देश्य सेना की पहचान को भारतीय संस्कृति और परंपराओं यानी कि ट्रेडिशन के और करीब लाना बताया जा रहा है। नई व्यवस्था में बंदी जैकेट को मंजूरी दी गई है, कुछ पुराने औपनिवेशिक दौर के तत्व हटा दिए गए हैं और नई सर्दियों की वर्दी भी शामिल की गई है। महिला अधिकारियों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अब वे सादे रंग की साड़ी या कुर्ता सलवार भी पहन सकती हैं, जबकि बिना बाजू वाले कुर्ते और कुछ कैजुअल कपड़ों पर रोक लगाई गई है। सेना का कहना है कि ये बदलाव भारतीय वैल्यूज और आधुनिक जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने के लिए किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, भारतीय सेना अपनी परंपराओं को आधुनिक भारत की सोच के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और यह बदलाव केवल वर्दी का नहीं है, बल्कि संस्थागत पहचान का भी संकेत माना जा रहा है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।